नहीं आएंगे, दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है। तो ये दोनों 40 और 4 सौ के बीच में बात हो रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपने सुना होगा, तो जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, तो संकल्प वो पत्र जारी करते हुए। हाँ, वो उसमें एक मुख्य घटना जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि भई ये सड़क पे जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो उसके कारण ड्राइवर्स आराम नहीं करते हैं, ये स्टडी में सामने आया है। तो जगह-जगह ऐसे रेस्टिंग पॉइंट्स बनाए जाएँगे हाईवे पे, जहाँ पे ड्राइवर्स जो हैं वो रुक सकें, आराम कर सकें और उनका मेडिकल चेकअप भी हो सके। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोएक्टिव एक्शन सरकार ले रही है, और प्रधानमंत्री मोदी तो इस बात के लिए जाने ही जाते हैं कि इस तरह के बिल्कुल नए-नए क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो आगे आगे आने वाले उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? हाउ इट विल अनफोल्ड इन कमिंग टाइम्स? देखिए, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जी। जिसमें 10 साल सत्ता में रहने वाली सरकार जो है, हुँ। वो प्रो इनकम्बेंसी वेव के सहारे पहले से भी अधिक सीटें लाने की बात कर रही है। जी, जी, जी। नेहरू भी 3 चुनाव जीते थे, और लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि उनका जो वोट शेयर था, वो हर चुनाव में गिरा। तीसरी बार आते आते बहुत अच्छा वोट शेयर नहीं रह गया था नेहरू जी का, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, राजनेता रहे हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी में डाउनफॉल नहीं है, बल्कि बढ़ी है। उसका एक कारण आप ही ने खुद बताया अभी, कि सड़क पे दुर्घटनाओं को लेके वो चिंता रहते हैं। उनके एक्चुअली उनकी एक ये क्वालिटी है, विशेषता है और प्लस पॉइंट है कि वो बहुत सारे इश्यूज को अपने आप सेल्फ कॉग्निसेंस लेते हैं, उनका स्वयं संज्ञान लेते हैं और प्रोएक्टिवली उन पे स्टेप्स उठाते हैं। और इस वजह से लोगों ने विकास होते देखा है, अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपनी आंखों से होता देखा है, जो कभी देखा नहीं गया। जबकि जी, जी। कांग्रेस ने जबकि जी। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। 1 लाख रुपए हर महिला को देने की बात हो रही है, हुँ, हुँ। उनके खातों में जमा होने की बात कर रहे हैं। यूथ को जो जी। है बेरोजगार भत्ता करने की बात कर रहे हैं। मुसलमान स्कॉलर्स जो हैं, उनको विदेशों में पढ़ाई के लिए भत्ता की बात हो रही है। एक कम्युनिटी के लिए पर्सनल लॉज दोबारा लौटाने की बात हो रही है। अभी वैसे हैं इस देश में, अभी पर्सनल लॉज वापस नहीं लिए गए हैं, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ है। लेकिन जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी आया, तो वो पर्सनल लॉज के ऊपर ओवरराइड करेगा। फिर सेंटर से एक यूसीसी आ जाएगा, तो वो पर्सनल लॉज को खत्म कर देगा। हुँ, तो हुँ। उसको लेके कांग्रेस ने इन सब बातों पे प्रॉमिस, बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर दी है। अब ये देखिए कि अगर मैं कहता हूँ कि 140 करोड़ के इस देश में 70 करोड़ तो कम से कम महिलाएं होंगी, और उनमें अगर हम एलिजिबल एज ग्रुप की भी देखें तो 40 करोड़ के आसपास तो होंगी ही, जिनको वो अगर 1 लाख रुपए हर साल वो देंगे, हुँ, हुँ। तो 40 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? 42-48 लाख तो इस देश का बजट है, जी, जी, जी। वो उसके बराबर ही एनुअल आ बजट जाएगा। है। नहीं तो उसके ये बराबर। तो फिर आपके, और वो 30 लाख नौकरियां अचानक भर देने की बात कर रहे हैं कि 30 लाख आते ही भर देंगे। अभी राहुल गांधी का एक मैं भाषण सुन रहा था, वो कह रहे मैं जी। एक झटके में हुँ। गरीबी खत्म कर दूंगा। अरे हाँ। भाई, 75-74 सालों में 60 साल तुम्हारी सरकार रही है, तुम एक क्या 100 झटके में भी गरीबी खत्म नहीं कर पाए हो। तुम एक हुँ। झटके में कैसे कर दोगे? तुम 100 में भी कैसे कर दोगे यार? तो लोगों ने अच्छी बात यह है, इन चुनाव में देख रहा हूं मैं कि लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं सच्चाई में और खोखले दावों में फर्क करना सीख गए हैं, नहीं, और बिल्कुल उसी के सही। आधार पर, हुँ। है ना, जिसे कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। हुँ, वो हुँ। लोगों को पता है कि मोदी जो बोलता है वो डिलीवर करता है। राम मंदिर बना,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, फ्री राशन मिल रहा है, जितने भी प्रोमिसेस हो रही हैं, मोटी मोटी प्रोमिसेस हो रही हैं, वो सब फुलफिल हो रही है। और उधर तो आपकी 3 राज्यों में अभी भी सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और हिमाचल में है। तो आप पहले वहां से तो शुरुआत करिए ना 1 लाख रुपए देने की। नहीं तो कैसे लोग विश्वास करेंगे। नहीं, इसके अंदर और एक ये और पहली बार देख रहा हूं मैं मुझे नहीं लगता कि 400 सीट एनडीए की आएंगी या 370 सीट बीजेपी की आएंगी, लेकिन पिछली बार 303 बीजेपी अकेली लाई थी, उससे कहीं जाने आने वाली है। 350 तो मैं मान के चल रहा हूँ, या 340 335 ये मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी के अकेले आ जाएंगी। जी, जी, इसकी संभावनाएँ तो बन रही हैं। दूसरा एक और जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, जिसका थोड़ा बहुत मैंने भी छोटी-मोटी रिसर्च की है और डेटा बेस ही मैं बात कह रहा हूँ, कि 2 नैरेटिव अखबारों के द्वारा, टेलीविज़न स्टूडियो में जो बहस होती है उसके द्वारा इस तरह से उछाल दिए जाते हैं कि एक 15 साल का बच्चा जो शायद अभी वोट देने से दूर है, या 19 साल का बच्चा जो वोट देगा, वो भी कह रहा है कि देश में जो है ना महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। जबकि जो एसबीआई की रिपोर्ट है, या जो मनी कंट्रोल जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, उसके अंदर जो बैंक अपना असेसमेंट करते हैं, एसबीआई की रिपोर्ट है जो कि डेटाबेस रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो सबसे अधिक जो इन्फ्लेशन था और महंगाइयों की दर थी, और वो सारा जो है वो यूपीए शासन के 9 दौरान 10 रही। 9 9 10 11 12 के आसपास में थी। अभी वो बिल्कुल 5% बिल्कुल। से नीचे चली गई है। हाँ, अच्छा, दूसरा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% से नीचे है, जो कि नीचे वन ऑफ द चली गई लोएस्ट है, है। वन ऑफ द और आज लोएस्ट की है। अगर ग्लोबल परिस्थितियों में भी आप देखें तो लोएस्ट है। जी, लेकिन फिर जो भी ये देखिए, ये जैसे टेलीविज़न के बड़े-बड़े एंकर इसमें खुद रिसर्च नहीं करते। वो जो कचरा जो घूम रहा है वातावरण में, उसको इसके सामने इसकी बात रख देंगे, उसके सामने अभी आप खुद भी तो रिसर्च करिए, आप खुद भी तो बताइए, आप एक्सपर्ट को लेके आइए। लेकिन ये मुर्गा लड़ाने वाली जो टेक्नीक है वो टेलीविज़न चैनल पे, टीवी वो आप भी डिबेट देख रहे हैं। तमाशा बन के रह गए हैं। जी, और आज मैं, चूंकि मुझे जर्नलिज्म करते हुए 32-34 साल हो गए हैं, जी और सर। मैं लीडिंग अखबारों में एडिटोरियल पोजीशंस में, एडिटर्स पोजीशंस में भी रहा हूँ। एडिटर लेवल की पोस्ट जी, में मैंने जी, जी, लीडिंग नेशनल डेलीज में काम किया है। और जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैं शुरुआत से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मैं जी। देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी कभी इतनी कम नहीं थी जितनी आज है। उसको काउंटर जो कर रहा है वो सोशल मीडिया कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में भी तमाम तरह के नैरेटिव चलते हैं, तमाम लेकिन लोग लोग जो है वो जैसे मोती चुनना जानते हैं ना। जी, जी, जी। अपने अपने मतलब के मोती लोग अपने आप चुन लेते हैं। जी, और जी, जी। अ, जिसे बोलते हैं दूध और दही का हंस, जैसे दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा, उस तरह के लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया। आज जो है सीरियसली बैठ के टीवी न्यूज चैनल्स को कोई देखता नहीं है, मजे के लिए देखते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इस हद तक हो गई है। जितने टॉप एंकर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको सैकड़ों हजारों सवाल मिल जाएंगे। नहीं, अब इसमें जो एक मुख्य है, जो एक कथावाचक, मैं तो उनको कथावाचक ही मानूँगा कि एक तो रवीश कुमार है, एक राजदीप सरदेसाई भी कोई कथावाचक कम नहीं है। ओ, नहीं नहीं, वो भी ये जो नैरेटिव एक चलाते नॉर्थ हैं। साउथ का नैरेटिव, इसको पकड़ के बैठ गया ये आदमी, लगातार नॉर्थ साउथ की डिवीजन पे बात कर रहा है मतलब। एक्चुअली में क्या है, इनको तो अपना उल्लू साधने से मतलब है। कहीं से पैसा आ रहा है, जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन कमिट किया हुआ था, आपको पता ही हुँ, होगा। जी, जी, जी। और जॉर्ज सोरोस का फोर्ड फाउंडेशन में भी पैसा जाता है। उसका जो है ओपन फाउंडेशन है, क्या है वो, ओपन यहाँ ट्रस्ट है, ओपन, हाँ, ओपन सोसाइटी, हाँ, मतलब। ओपन सोसाइटी है, उसके थ्रू भी इनके पास आता है। तो ये डीप स्टेट में भी उसका पैसा जाता है, यूएस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जॉर्ज जी, सोरोस जी। जैसे लोगों का। और चाइना का भी पैसा जाता है। चाइना और चाइना यहाँ का आ पे, रहा है, हाँ, और वो फोर्ड सिंगापुर फाउंडेशन थ्रू आ के रहा है। सबसे, हिंदुस्तान में सबसे बड़े बेनिफिशियरीज में अरविंद केजरीवाल का जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उनका एक होता था कबीर नाम का एनजीओ, और उससे हाँ, पहले हाँ। संपूर्ण परिवर्तन नाम के
एनजीओ, ये 2000 में उन्होंने सरकारी नौकर रहते हुए 2000 में एनजीओ खोला और फॉरेन फंड्स लेना शुरू कर दिया था। तो ये डीप स्टेट यहाँ पे भी एक्टिव है। उसमें जॉर्ज सोरोस ने तो ओपनली चूंकि बोला था कि मैं 1 बिलियन खर्चूंगा मोदी को हटाने के लिए, तो उसका असर चैनल तक परकोलेट होकर जाता है ना, पैसा तो फंडिंग हो रही है। और उसका एक, आपको याद भी होगा, एक न्यूज क्लिक करके जो वेब पोर्टल था, उसकी चाइनीज फंडिंग का, अभी वो जेल में ही पड़े हुए हैं उसके। उस न्यूज क्लिक ने रवीश कुमार को भी पैसा दिया था और औरों को भी पैसा दिया था। तो उर्मिलेश उनका बहुत सारे लोगों का नाम है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो एक फोर्सेज हैं जिन्होंने अपने एजेंडे के तहत नैरेटिव चला रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने बड़ी बेवकूफी की है जो इन नैरेटिव्स के बेस पे वो नॉर्थ साउथ डिवाइड, कास्ट डिवाइड करने की कोशिश कर रही है और वो धड़ाम से गिरेगी, क्योंकि साउथ में भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी उससे 10-20 सीटें ज्यादा, 10-15-20 सीटें ज्यादा बीजेपी की आएंगी साउथ सदर्न से। ये जो न्यूज चैनल पे जो कचरा उछालने की जो एक प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है कि इसका कचरा उसके ऊपर डाल दो, और एक ही सवाल, मतलब एक ही तरह के सवाल जो दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार एंकर जो हैं वो अपने जो उनके यहाँ जो अतिथि आए हैं दोनों पार्टियों के, तो उन दोनों पार्टियों के बीच में मुर्गा लड़ाई, आजकल तो 4-4 6-6 हो जाते हैं, उसमें मुर्गा लड़ाई करते हैं ये। तो उसके मुर्गा अंदर लड़ाई है, डिबेट, टीवी डिबेट शो मुर्गा लड़ाई ही बन गई है। मुर्गा लड़ाई में बदल चुकी है, लेकिन बदल अभी चुकी है टोटली। कोई गंभीर डिस्कशन होता नहीं है, गाली गलौज होती है। सुप्रिया श्रीदेव कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो तो गाली आंटी के नाम से मशहूर है क्योंकि लेकिन एक आपने भी शायद देखा, एक आपने भी देखा हो जिसमें निर्मला सीतारमन ने इन लोगों की, शायद आज तक का प्रोग्राम था, जिसके अंदर ये अभिनव, क्या नाम है, कमल और ये जो उनके साथी लोग हैं, राहुल कमल, उन्होंने उसी तरह का कचरा जो है वो निर्मला सीतारमन के सामने परोसने का प्रयास किया। तो उसने उनको ऐसी जोरदार लताड़ लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये लेजी जर्नलिज्म आप बंद कर दीजिए और मंकी बैलेंसिंग बंद कर दीजिए। और इसमें उन्होंने कहा कि साहब कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है ना वो नीचे जा रही है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे पता है कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि कंज्यूमर के कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है। नाउ दे आर आल्सो गोइंग एंड फॉर द कंज्यूमर, जिसको कहते हैं कि इक्विपमेंट्स, they are going for not for the consumption, but they are buying fridge, they are buying ACs, they are buying cars, so there is a shift in the consumption pattern। तो आप एक सिंगल जो आंकड़ा है, एक फिगर है, उसके हिसाब से नहीं कर सकते। तो उन्होंने अच्छी डांट पिलाई है। अब ये लोग सीखेंगे या नहीं सीखेंगे ये तो सर आप जानते हैं। देखिए एप्पल बहुत बड़ा टेक जायंट कंपनी है। जी जी है ना, इज टेक जायंट एंड उसका जो है आज की तारीख में 13 या 14, 12-13% के करीब जो उसके मैन्युफैक्चरिंग होती है आईफोन की या आई मैक की, वो इंडिया में होती है। इंडिया में, जबकि 44% के आसपास जो है या 43% के आसपास चाइना में होती है। लेकिन उसका मार्केट इंडिया में चाइना से कम नहीं है। नहीं खूब है सर। और मैं तो इसके आईफोन यहाँ पे नहीं बिक रहे हैं, यहाँ ज्यादा आईफोन बिक रहे हैं उसके एप्पल के, और इसी वजह से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कम से कम 20 या 22% मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया से अगले 2-3 सालों में करने वाला है। इसकी डील हो रही है भारत सरकार के साथ। जी और इसीलिए कि चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि एक शिफ्ट जो देख रहे हैं, टेस्ला वाला आ रहा है यहाँ पे, उसने $5 बिलियन कमिट किया है। $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट किया अगले 3-4 सालों से। तो जी मुझे बम्बई में जो जियो वर्ल्ड का जो बिल्डिंग है उसके अंदर इनका जो एप्पल का शोरूम है, वहां जाने का मौका मिला है। वहां किस तरह की भीड़ आ रही है, किस तरह के लोगों का इंटरेस्ट है एक उच्च कोटि के उत्पाद में जो कि आईफोन ने स्थापित किया है। तो उसका भी देखिए कि कितना बड़ा बाजार है और भारत में वो बन रहा है। अब क्या है कि एक्सपर्ट के चीजों के अब एक बार अब
बहुत सारे पत्रकारों के साथ भी मित्रता है, तो कहीं मिटना हो जाता है। उसमें से एक महाशय मेरे से कहने लगे कि भई असेंबली हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है। मैंने कहा भई आपने किसने बता दिया कि असेंबली मैन्युफैक्चर नहीं होती है? मतलब असेंबलिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। मैंने कहा कार पूरी की पूरी कोई सारे कंपोनेंट बनाता है, 1-2 बनाते हैं, चेसिस वगैरह, बाकी तो सारी असेंबली होती है। यानी मारुति या टाटा मोटर्स भी असेंबलिंग कर रहे हैं। एक तो उनको एक जिन कार चीज़ों जब की आती है समझ उसके नहीं है। अंदर 25 डिफरेंट कंपनियों के या 50 डिफरेंट कंपनियों के कंपोनेंट होते हैं जी, जी, एक बहुत कार के ज़्यादा, अंदर। इससे भी ज़्यादा सर, मतलब हज़ारों हाँ कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल। छोटा-छोटा नट बोल्ट भी अलग से आ रहा है, नहीं, व्हील मैं अलग से आ रहा सिंगल, है। हाँ मैं सिंगल कार की बात कर रहा हूँ। अगर जी, होगा जी, तो जी, जी। 50-100 हाँ, हाँ। कंपनियों के प्रोडक्ट उसमें लगे होंगे। एंसिलरी इंडस्ट्रीज जिसे बोलते हैं, वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं। हाँ। गुड़गांव में भी हैं जो मारुति का प्रोडक्ट बनाती है। बिल्कुल, मारुति बिल्कुल। अकेले थोड़े ना मैन्युफैक्चर कर रही है, या चेन्नई में हाँ। है। तो जी, जी। ये बात तो सही है। और जब एक और बात मैं कहूंगा कि एक्चुअली 2009, 8-9 के बाद, 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह आए, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ रह गई थी? हुँ, हुँ। सब चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। जी, सब जी। चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो वो एमईओ मैन्युफैक्चरिंग तो का भी खत्म हुई है, अब दोबारा मेड इन इंडिया हो रहा है। उसके अंदर बिल्कुल, बिल्कुल। असेंबलिंग भी है, लेकिन असेंबलिंग के अलावा यहाँ तो अब बेसिक चीजों की बातें हो रही है ना। आप आपने देखा होगा कि जो बेसिक आजकल, चूंकि इंडस्ट्री कोई भी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैकेनिकल पार्ट से भी ज्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। आप तो इंजीनियर हैं, आप तो जानते ही हैं इस बात को। तो अब वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चिपसेट। जी। चिपसेट सिवाय चाइना के या ताइवान के या दो ताइवान। तीन और जगहों के कहीं बनता ही नहीं। नहीं, उसकी भारत और में अब मोदी, शुरुआत हो रही है। अब शुरुआत हो भारत रही है। में मोदी ने शुरुआत की है। जी, 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 जी। जी, जी। और इस बात को लेके चिंता जाहिर कर रहे हैं रघुराम राजन। वो कह रहे हैं कि जरूरत क्या है इंडिया को मैन्युफैक्चर करने की। अब ये तो एक माइंडसेट है ना सर, वो भी घोर वामपंथी हैं नहीं, शायद। वो घोर वामपंथी हैं, और वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनते देखना नहीं चाह रहे हैं, जबकि अब इंडिया अगले